आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। कार्ल मार्क्स बहुत बड़े विचारक रहे हैं, इसलिए उनका जो 2 सिद्धांत है बहुत इम्पोर्टेंट है, तो इसे आपके सामने रखने की कोशिश है मेरी। ये प्रयास रहेगा कि सरल से सरल शब्दों में इसकी व्याख्या की जाए, ताकि ये दोनों सिद्धांत तो जो हैं वो जब स्पष्ट हो जाएंगे तब हमारी एक समझ, एक अवधारणा जो है वो और विकसित होगी। क्योंकि सीधी सी बात है कि कार्ल मार्क्स एक बड़े विचारक रहे, जब उनका सिद्धांत जो है उसकी गहराई को हम जब जानेंगे तो फिर कहीं ना कहीं हमारी सोच में एक बदलाव होगा। फिर हम और सोच सकते हैं कि जो बात कही गई वो कितनी सच है, अपने आधार पर उसका विश्लेषण कर सकते हैं, व्याख्या कर सकते हैं। इंसान का अपना एक मानसिक विकास होता है और ये विकास लगातार चलता रहता है ज्ञान की प्राप्ति से। तो ये दोनों सिद्धांत हैं, जिसमें एक है आपके डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म यानी द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, और दूसरा है हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म यानी ऐतिहासिक भौतिकवाद। तो आखिर आवश्यकता क्या थी कार्ल मार्क्स को इन दोनों सिद्धांतों को देने की? तो आप देखेंगे कि जो हेगल हैं, जर्मनी के दार्शनिक हैं, तो उन्होंने जो है अपना एक मत रखा था, एक मेथड दिया था जिसका नाम है डायलेक्टिकल मेथड। यानी देखेंगे आप, ये डायलेक्टिकल मेथड है, ये हेगल का एक सिद्धांत है, एक पद्धति उन्होंने दिया था, जिसके आधार पर उन्होंने बताया था कि एक समपक्ष होता है, एक पक्ष होता है और एक विपक्ष होता है, फिर एक समपक्ष की स्थिति दिखाई पड़ती है। यानी एक वाद होता है, एक उसका क्या कहते हैं प्रतिवाद होता है, और फिर एक संवाद की स्थिति दिखाई पड़ती है। इस तरीके से वाद, प्रतिवाद और संवाद, इन तीनों के आधार पर यानी थीसिस, एंटीथीसिस और सिंथेसिस के आधार पर जो है हेगल ने जो है वो समाज में जो परिवर्तन हो रहे हैं या जो समाज का जो विकास हुआ है उसको स्पष्ट करने का प्रयास किया है। हेगल का ये कहना है कि जो संसार हमको दिखाई पड़ता है ये चेतन तत्व की अभिव्यक्ति है, जड़ तत्व की अभिव्यक्ति नहीं है। यानी जो निरपेक्ष विज्ञानवाद है उनका, उसमें परम तत्व को चेतन माना गया है, उसी को वो विज्ञान कहते हैं। ये जो जड़ तत्व हमको दिखाई पड़ रहा है ये जड़ तत्व नहीं है, ये चेतना का ही एक रूप है, एक विकसित रूप है। इस तरह से ठोस नाम की चीज़ जो है, जड़ नाम की चीज़ कोई चीज़ नहीं है। सारी चीज़ों में चेतन की अभिव्यक्ति है, चेतना का ही विकास है। जो हमारे बुद्धि विकल्प हैं वो भी चेतना के मूर्त रूप हैं। यानी बुद्धि विकल्प का मतलब है कि जब हम सोचते हैं, हमारी एक बौद्धिक क्षमता विकसित हुई है, तो वो भी चेतन का ही रूप है, यानी वो मूर्त रूप है चेतना का। तो इस तरह से हेगल ये बताते हैं कि ये जो पूरा संसार है ये चेतना की ही अभिव्यक्ति है। वो निरपेक्ष विज्ञानवाद में विश्वास करते हैं, जबकि कार्ल मार्क्स ने उनकी बात को स्वीकार नहीं किया। वो कहते हैं कि ये जो चेतना है असल में जड़ तत्व की अभिव्यक्ति है, यानी जड़ तत्व के आधार पर ही चेतना का विकास हुआ है, विज्ञानों की उत्पत्ति हुई है। अगर जड़ तत्व ना हो तो चेतना की, विज्ञान की अभिव्यक्ति नहीं हो सकती। इस तरह से देखेंगे दोनों ही सिद्धांत आपस में एकदम विरोधी विचारधारा रखते हैं। हेगल कहते हैं कि वो निरपेक्ष विज्ञानवाद को मानते हैं, उनका कहना है कि ये जो कुछ भी संसार दिखाई पड़ रहा है वो चेतना की अभिव्यक्ति है, जबकि कार्ल मार्क्स कहते हैं कि जो पूरा संसार है ये जड़ तत्व की अभिव्यक्ति है और इसी जड़ तत्व के कारण चेतना का विकास हुआ है, चेतना अलग से कुछ नहीं है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि उनका ये द्वंद्वात्मक है, जिसमें जो द्वंद्व की बात दिखाई पड़ रही है, 2 चीज़ें दिखाई पड़ रही हैं। डायलेक्टिकल जो मेथड है हेगल का, उसमें उन्होंने बताया था कि एक थीसिस होता है, यानी एक वाद की स्थिति होती है, एक प्रतिवाद की स्थिति होती है, दोनों में संघर्ष होता है। संघर्ष के परिणाम स्वरूप जो है वो संवाद की, सिंथेसिस की स्थिति दिखाई पड़ती है। यानी विकास की जो अवस्था इस पूरे संसार में चल रही है वो एक प्रक्रिया के तहत चल रही है। इस प्रक्रिया में जैसे कि हम राजनीतिक पार्टियों को देखें तो एक पार्टी होती है, दूसरी उसकी विरोधी पार्टी होती है। जैसे अगर बीजेपी को ले लिया जाए तो उसकी विरोधी पार्टी के रूप में हम कांग्रेस को समझ सकते हैं। तो दोनों में यानी हम कह सकते हैं कि एक वाद की स्थिति होती है, थीसिस होता है, उसी का एक प्रतिपक्षी होता है तो प्रतिवाद की स्थिति होती है, दोनों में संघर्ष होता है तो सिंथेसिस हो जाता है और एक नई अवस्था पैदा हो जाती है। दोनों अवस्थाएं वो जो है समाप्त हो जाती हैं, विलीन हो जाती हैं और एक नई अवस्था के रूप में सिंथेसिस की स्थिति आ जाती है, संवाद की स्थिति आ जाती है। फिर यही संवाद जो है वो वाद बन जाता है, फिर इसका एक प्रतिवाद पैदा होता है और फिर जो है संवाद की स्थिति आ जाती है। यानी क्रमिक प्रक्रिया चलती रहती है। वाद होता है, थीसिस है, फिर प्रतिवाद, उसका प्रतिपक्षी विरोधी एक पहलू प्रकट होता है और फिर दोनों में संघर्ष होता है और फिर एक संवाद की स्थिति पैदा हो जाती है। फिर यही संवाद वाद बन जाता है, फिर इसी वाद का एक प्रतिवाद आता है, फिर संवाद की स्थिति होती है। तो लगातार प्राचीन काल से इसी हिसाब से जो है विकास हो रहा है।
यानी दो पक्षों में संघर्ष होता है, दोनों आपस में विरोधी होते हैं, फिर एक नई स्थिति पैदा होती है और दोनों चीज़ों की सत्ता उसी में विलीन हो जाती है, और फिर एक जो नई चीज़ पैदा होती है वो फिर वो वाद बन जाती है, फिर उसका प्रतिवाद होता है, फिर संवाद। तो ये क्रमिक रूप से व्याख्या करने का ये डायलेक्टिकल मेथड जो है वो इसीलिए हेगल ने दिया था, ताकि संसार के विकास की व्याख्या वो कर सके, बता सके कि चेतन तत्व का जो ये पूरा संसार जो एक अभिव्यक्ति है चेतना की, विज्ञान की जो अभिव्यक्ति है, तो उसको संसार का जो विकास हुआ है उसको डायलेक्टिकल मेथड के माध्यम से हेगल ने जो है वो स्पष्ट किया है, वाद प्रतिवाद और संवाद के माध्यम से। तो इस तरह से हमने देखा, जबकि कार्ल मार्क्स ने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत दिया है, डायलेक्टिकल मेथड के आधार पर उन्होंने ये बताया है, यानी ये जो हीगल की विचारधारा है उसका विरोध किया। उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, ये संसार चेतना का विकास नहीं है, चेतना की अभिव्यक्ति नहीं है, बल्कि जड़ तत्व की अभिव्यक्ति है। इसीलिए द्वंद्वात्मक भौतिकवाद रखते हैं। भौतिकवाद इसी रखते हैं कि वो जड़ तत्व को मानते हैं, और वो ये कहते हैं कि जड़ तत्व के अंदर भी इसी प्रकार की प्रक्रिया चलती है, वाद प्रतिवाद संवाद। यानी जो उनके मित्र थे एंगल्स, उन्होंने जो है इस द्वंद्वात्मक भौतिकवाद को स्पष्ट किया है, अभी आगे आप देखेंगे। तो इस तरीके से देखें, अगर हम सृष्टि का जो सार तत्व है तो हीगल के हिसाब से चेतन तत्व है, और ये चेतन तत्व ही सृष्टि की मतलब जो व्याख्या है वो इसी चेतन तत्व के आधार पर हीगल ने किया है। जबकि कार्ल मार्क्स जो है वो जड़ तत्व को मानते हैं संसार का मूल, और वो कहते हैं इस जड़ तत्व के आधार पर ही जो है समाज में परिवर्तन हुआ है, मतलब विकास की प्रक्रिया चली है। जो कुछ भी सामाजिक परिवर्तन होते हैं उसकी व्याख्या इस जड़ तत्व के आधार पर किया है उन्होंने। तो इस तरह से हमने देखा कि कार्ल मार्क्स जो है वो पूरी तरीके से हीगल के एकदम विरोधी उन्होंने विचार रखा है, प्रक्रिया उसी को अपनाया है, बस चीज़ों को उलट दिया। उन्होंने चेतन को माना था, इन्होंने जड़ को मान लिया है। अभी देखिए आगे चलते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि कार्ल मार्क्स कहते हैं कि चेतना जो है वो जड़ तत्व की अभिव्यक्ति है, यानी जड़ तत्व के कारण ही चेतना का विकास होता है। जबकि हीगल मानते हैं कि जो जड़ तत्व नाम की कोई चीज़ नहीं होती, बल्कि संसार जो है वो चेतना की अभिव्यक्ति है। फिर देखिए इनके मित्र हैं कार्ल मार्क्स के एंगल्स, उन्होंने जो है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की व्याख्या किया है, इसका खुलासा किया है। तो खुलासा किया, उसमें बताते हैं कि क्वांटिटी से क्वालिटी में परिवर्तन हो जाता है, यानी परिमाण से गुण की तरफ परिवर्तन दिखाई पड़ता है इस संसार को अगर हम देखें। तो इसको स्पष्ट करने का उन्होंने प्रयास किया। जैसे पानी होता है, अगर हम उसको ठंडा करें तो फिर वो बर्फ़ में बदल जाता है। तो अगर वो थोड़ा सा डिग्री का अंतर होगा, मात्रा का अंतर होगा, तो एक पदार्थ दूसरी अवस्था में बदल जाता है। जैसे पानी को ठंडा किया जाए तो बर्फ़ बन जाता है। तो एक परिवर्तन जो है वो परिमाण से गुण की तरफ दिखाई पड़ता है, यानी क्वांटिटी से क्वालिटी की तरफ विकास हो जाता है। फिर वो बताते हैं कि परस्पर विरोधी तत्वों की अंतर्व्याप्ति भी वो बताते हैं। अब परस्पर विरोधी तत्वों की अंतर्व्याप्ति का मतलब, जैसे फूल है तो फूल के अंदर कोमलता ही नहीं होती है बल्कि कठोरता भी होती है। उसी कठोरता की वजह से फूल जो है वो खड़ा रहता है, मतलब एक स्थायित्व उसके अंदर रहता है। तो उसके अंदर कठोरता के भी गुण होते हैं फूल के अंदर, सिर्फ कोमलता के पहलू नहीं होते, और इसी कठोरता के कारण वो अपना अस्तित्व बनाए रख पाता है, स्थिर रूप से वो टिका रहता है। फिर वो ये बताते हैं कि जैसे लोहा है तो लोहे के अंदर कोमलता भी रहती है, जिस वजह से देखें जितनी भी धातुएँ होती हैं उनको पिघलाया जाता है, हम उसको चौड़ा भी कर सकते हैं, उनको खींच सकते हैं। तो इस तरह से जो ठोस चीज़ें होती हैं उनके अंदर कोमलता का पहलू भी होता है। तो इस तरह से वो बताते हैं कि परस्पर विरोधी बातें जो हैं वहीं तत्वों के अंदर परस्पर विरोधी जो चीज़ें हैं वो उनके अंदर अंतर्व्याप्त होती हैं। यानी लोहे को हम पीट पीट करके लंबा कर लेते हैं, गला लेते हैं। सोने के अंदर देखिए फैलने का गुण होता है, उसकी चादर बनाई जा सकती है। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि उसके अंदर कोमलता भी है, और ठोसपन तो उसका वास्तविक गुण है ही है, लेकिन उसके अंदर कोमलता भी रहती है। तो इस तरीके से परस्पर विरोधी तत्वों की अंतर्व्याप्ति के आधार पर वो बताते हैं, यानी द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की व्याख्या करते हैं। कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें जो विकास की प्रक्रिया चल रही है उसमें योगदान करती हैं। तो फिर देखिए निषेध का निषेध भी बताते हैं, स्पष्ट करते हैं। ये सारी चीज़ें द्वंद्वात्मक भौतिकवाद में, यानी विकास के क्रम की व्याख्या जो सामाजिक परिवर्तन हो रहा है उसको स्पष्ट करने के लिए ये द्वंद्वात्मक भौतिकवाद उन्होंने दिया है। क्योंकि पक्ष और विपक्ष की स्थिति जो होती है वो सामाजिक परिवर्तनों को ही दर्शाने का काम करती है कि वाद है, प्रतिवाद है, फिर एक संवाद है, एक नई अवस्था हो गई, और प्राचीन काल से ये चीज़ लगातार चलती चली जा रही है। तो निषेध का निषेध वो स्पष्ट करते हैं कि जैसे गेहूँ का बीज होता है, तो गेहूं का बीज जो है वो निषेध की अवस्था माने, जब उसको बो दिया जाता है तो अंकुरित हो जाता है वो। तो जो गेहूं का बीज है उसका निषेध हो जाता है। निषेध का मतलब वो गेहूं का बीज समाप्त हो जाता है, अब वो अंकुरित पौधा बन चुका है।
अब जब उसमें फिर विकास होता है तो बाली आ जाती है और पौधा उसका सूख जाता है। तो जो बाली आ गई उसमें तो पौधा सूख गया, तो निषेध का भी निषेध हो गया, क्योंकि बीज जब समाप्त हुआ और वो अंकुरित पौधा बना तो एक निषेध है ना कहीं कि वो बीज समाप्त हो गया, नया अंकुरित पौधा आ गया। अब वो अंकुरित पौधा जब बाली के रूप में विकसित हुआ तो फिर निषेध का भी निषेध हो गया। तो इस आधार पर बताते हैं कि इस तरह से विकास की प्रक्रिया जो है वो चलती रहती है। अब हम देखें कि मार्क्स का जो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है इस मान्यता को अपना लेता है कि उत्पादन प्रणालियों का विकास जड़ तत्व के विकास की अभिव्यक्ति है। वो ये बताते हैं कि जो भी उत्पादन की प्रणाली हम दिखाई पड़ रही है, यानी उत्पादन करना पड़ेगा, क्योंकि संसार में जीना है तो उसके लिए उत्पादन करना पड़ेगा, और उत्पादन के लिए उत्पादन के साधन होंगे। तो उत्पादन की एक प्रक्रिया, एक प्रणाली जो है वो समय के साथ विकसित हो जाती है। तो उत्पादन की प्रणाली का जो विकास है वो जड़ तत्व के विकास की अभिव्यक्ति है, क्योंकि जड़ तत्व नहीं होंगे तो उत्पादन की प्रणाली कहाँ से विकसित होगी। अगर पेट्रोल है ज़मीन के अंदर तो उसको निकालने के लिए प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया गया, विकास किया गया, उसके आधार पर निकाला जा रहा है। लेकिन अगर पेट्रोल नहीं होता तो वो प्रौद्योगिकी कहाँ विकसित होती। उत्पादन की जितनी प्रणालियाँ हैं वो तो भौतिक तत्वों की उपस्थिति के कारण ही है। इसीलिए वो कहते हैं कि जो उत्पादन की प्रणालियों का विकास है वो जड़ तत्व के विकास की अभिव्यक्ति है, क्योंकि जड़ तत्व के कारण ही उत्पादन की प्रणालियों का मनुष्य ने विकास किया है समय के साथ। और ये सारी चीज़ें द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के अंतर्गत हैं। यानी जो भी उत्पादन की प्रणालियाँ विकसित हुई हैं वो सब भौतिकवाद, यानी जो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद चली है, यानी पक्ष और विपक्ष की स्थिति दिखाई पड़ रही है, यानी वाद और प्रतिवाद की स्थिति जो दिखाई पड़ रही है, तो वो जो विकास हो रहा है पूरे संसार का ऐतिहासिक क्रम में, वो उत्पादन की जो भी प्रणालियाँ विकसित हुई हैं वो जड़ तत्व के कारण ही हैं। जड़ तत्व का विकास दिखाई पड़ता है विभिन्न रूपों में। तरह तरह के आप देखें धातुएं होती हैं, उनको निकाला जाता है, निष्कर्षण किया जाता है। पत्थर तरह तरह के हैं, उनको निकाला जाता है। तो जड़ तत्व के कारण ही उत्पादन की प्रणालियों का विकास हुआ है। अब फिर वो बताते हैं कि इसमें कठिनाई आ जाती है। जो कार्ल मार्क्स का सिद्धांत है वो दार्शनिक आधार पर उन्होंने हीगल की विचारधारा को काउंटर करने की कोशिश किया था, लेकिन कुछ समस्या आ जाती है। जैसे कार्ल मार्क्स ये मानते हैं कि जो प्रौद्योगिकी है और ये मानव की जो निपुणता है इसका भी कहीं ना कहीं क्या है विकास में, यानी जो ये पूरा एक विकास क्रम चल रहा है उसमें योगदान होता है समय के साथ। जैसे कि पहले पहिए का आविष्कार हुआ था, बाद में फिर और चीज़ें यातायात के दूसरे साधन विकसित होते गए, बैलगाड़ी का विकास हुआ। तो ये जो निरंतर विकास हो रहा है वो किस वजह से हो रहा है? ज्ञान के कारण हो रहा है। प्रौद्योगिकी जो है वो मनुष्य के ज्ञान का ही तो परिणाम है, और ज्ञान तो चेतना का ही चेतन की ही अभिव्यक्ति होती है। तो फिर वही हीगल की बात आ गई कि जो प्रौद्योगिकी में विकास हो रहा है वो कहाँ से हो रहा है, वो मानव की निपुणता कहाँ से आ रही है? तो ज्ञान की वजह से आ रही है, और प्रौद्योगिकी भी ज्ञान का ही परिणाम है। मनुष्य अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग करके ही तरह तरह के यंत्र जो है वो विकसित करता है, टेक्निक विकसित करता है। तो इसलिए कहीं ना कहीं कठिनाई आ रही थी। तो लेकिन इस कठिनाई के होते हुए भी उन्होंने काफ़ी हद तक द्वंद्वात्मक भौतिकवाद को स्पष्ट किया, जिसका कहीं ना कहीं एक विकास देखने को मिलता है। फिर वो आते हैं अपने दूसरे सिद्धांत पे आते हैं। कठिनाई मतलब कुछ समस्या भी किसी न किसी विचार में रहती है, तो ये काउंटर करने की कोशिश की गई कि अगर आप ऐसी ही बात करते हैं तो फिर आप एक तरफ ये भी कह रहे हैं कि जो प्रौद्योगिकी होती है, मानव की निपुणता है, वो ज्ञान के वजह से ही होती है। तो ज्ञान तो चेतना की अभिव्यक्ति ही है। तो ऐसे में तो हीगल की बात सही है। तो फिर उसको कहते हैं, यानी उसको काउंटर करने के लिए दूसरा सिद्धांत देते हैं। फिर वो ऐतिहासिक भौतिकवाद को पेश करने की कोशिश करते हैं, और फिर ऐतिहासिक भौतिकवाद में वो बताते हैं, क्योंकि द्वंद्वात्मक उनका भौतिकवाद जो है वो दार्शनिक आधार देता है ना, हीगल की विचारधारा को काउंटर करता है द्वंद्वात्मक आधार पर। वो उसकी भौतिक व्याख्या करते हैं, जड़ पदार्थों के आधार पर समाज के विकास को स्पष्ट करने की कोशिश करते हैं। और अगर हम ऐतिहासिक भौतिकवाद को देखें, हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म को देखें, तो इसमें वैज्ञानिक आधार पर उन्होंने समाज की व्याख्या करने की कोशिश की, जो भी समाज में परिवर्तन हो रहा है उसकी व्याख्या किया। तो इसको अब देख लेते हैं। अब देखिए, इसमें ऐतिहासिक भौतिकवाद के तहत हम देखें तो वो कहते हैं कि अगर हम प्राचीन काल से देखें तो मनुष्य को जिंदा रहने के लिए उत्पादन करना पड़ेगा, उत्पादन करना पड़ता है मनुष्य को। फिर कहीं ना कहीं आदान प्रदान की प्रक्रिया चलती है, विनिमय है, एक्सचेंज होता है, फिर डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वितरण होता है। तो इसके कारण जीवन निर्वाह हमारा क्या चलता है। तो वो बताते हैं कि समाज का जो आर्थिक संबंध है, यानी जो समाज की संरचना है, वो आर्थिक जो संबंध होते हैं वो कहीं ना कहीं इनके आधार पर, उत्पादन, विनिमय और वितरण के आधार पर जब सुनिश्चित होते हैं, तो इन्हीं की प्रक्रिया के आधार पर समाज का एक आर्थिक ढांचा निर्मित होता है। क्योंकि उत्पादन कोई ना कोई किसी न किसी को करना होगा, और फिर विनिमय भी लोगों के बीच ही होगा, और इसमें लोगों के बीच आपस में एक संबंध भी स्थापित होगा। कहीं ना कहीं आर्थिक संबंध में लोग बंधेंगे, और फिर उसका वितरण भी होगा, समाज में चीज़ों को दूसरी जगह पहुँचाया जाएगा।
जैसे कि अनाज होते हैं तो दूसरी जगह पहुंचाया जाता है उसको। तो इस आधार पर समाज का एक आर्थिक ढांचा निर्मित होता है, उसी आर्थिक ढांचे में लोगों का एक संबंध जो है स्थापित हो जाता है। तो समाज का आर्थिक संबंध जो है वो एक तरह से समाज की आर्थिक संरचना को स्पष्ट करता है, एक समाज की आर्थिक संरचना बन जाती है अगर हम प्राचीन काल से देखें आज तक। और इसी आर्थिक संरचना पे जो है वो परिवर्तन होता रहता है, जैसे जैसे उत्पादन की प्रणालियाँ बदलती रहती हैं वैसे वैसे संबंधों में भी परिवर्तन आता जाता है, आर्थिक ढांचे में भी परिवर्तन होता जाता है। तो बताते हैं कि जैसे उत्पादन है, देखें तो अब अगर हमको उत्पादन करना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे बताया ना, देखिए उन्होंने बताया कि उत्पादन होता है, विनिमय होता है, वितरण होता है। तो फिर बताते हैं कि जो ये उत्पादन की प्रक्रिया चलती है तो उत्पादन करने की कोई ना कोई एक प्रणाली होगी, उसी के तहत प्रक्रिया तक तो उत्पादन करेंगे। और फिर जब उत्पादन की प्रणाली में कोई परिवर्तन हो जाएगा तो सामाजिक संबंध भी वही बदल जाते हैं। सामाजिक संबंध का मतलब जैसे है कि पहले अगर प्राचीन काल में देखें हम, जब ज़मींदारी व्यवस्था उसी को ले लेते हैं तो ज़मींदार की स्थिति दिखाई पड़ती है, यानी ज़मीन उनकी है और कहीं ना कहीं वहाँ पर क्या है कि वो कृषक हैं, किसान हैं। तो एक ज़मींदार हैं और एक किसान है, एक संबंधी तो है। उसी तरीके से आप देखें, आज आप देखिए कामगार वर्ग हैं तो एक पूंजीपति हैं। अब औद्योगिक रूप से समाज का विकास हुआ है तो उसमें श्रमिक वर्ग आ जाते हैं और एक उद्योगपति हैं। तो ये जो सामाजिक संबंध है जिसमें एक पूंजीपति वर्ग है, एक कामगार वर्ग है, तो प्राचीन काल से अगर व्याख्या देखें उसमें आप आगे जाकर उन्होंने व्याख्या किया है तो उस व्याख्या के संबंध का मतलब ये है कि उत्पादन की जैसी प्रणाली होती है वैसे ही लोगों के बीच में समाज के अंदर सामाजिक संबंधों का स्वरूप भी रहता है। अगर उत्पादन की प्रणाली बदलेगी तो फिर समाज के जो संबंध है उसमें भी परिवर्तन हमको दिखाई पड़ेगा। तो एक बताने की कोशिश किया कि इसमें परिवर्तन से सामाजिक संबंध भी बदल जाते हैं। फिर बताते हैं कि जैसे उत्पादन जो पहले हाथ की चक्की से होता था तो सामंत का अस्तित्व स्थापित हुआ, फिर जब भाप की चक्की से होने लगा तो पूंजीपति और उद्योगपति आ गए। तो इस तरह से बताते हैं कि जो प्रौद्योगिक विकास होता है, टेक्नोलॉजी में जब विकास हो जाता है तो फिर क्या होता है, उत्पादन की प्रणाली में बदलाव आ जाता है। जैसे आज आप देखिए, आज जो है वो कारखानों के अंदर रोबोट से काम लिया जा रहा है। पहले लोग काम करते थे, अब जो है वो ज़्यादा मशीनीकरण किया जा रहा है। तो किस आधार पर, कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी में विकास हुआ इसलिए रोबोट बनाए जा रहे हैं और उनसे काम लिया जा रहा है इंसानों के, इससे लोगों का रोज़गार घट रहा है। तो जैसे जैसे प्रौद्योगिक विकास होता चला जाता है उत्पादन की प्रणाली भी बदलती जाती है। अब रोबोट जो है कारखानों में काम कर रहे हैं तो तेज़ी के साथ काम हो रहा है, कम समय का उसकी लागत भी घट जाती है, वरना इससे तो पैसा देना पड़ेगा अगर लोगों को रखना पड़ेगा तो इस तरह से सामाजिक संबंधों में भी क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है। जैसे ही उत्पादन की प्रणाली बदलेगी वैसे ही सामाजिक संबंधों में भी क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। तो ये बताने की कोशिश किया है। फिर वो बताते हैं कार्ल मार्क्स कि समाज के ढांचे को स्पष्ट करते हैं, यानी समाज का दो ढांचा उन्होंने बताया है। एक आधार संरचना की बात करते हैं वो, जिसमें बताते हैं कि एक बेस स्ट्रक्चर होता है और इस आधार संरचना के अंदर आप देखेंगे तो दो चीज़ें इसमें होती हैं। पहला तो है तो उत्पादन के साधन होते हैं, यानी उत्पादन के साधन का मतलब है कि वो चीज़ें जिससे उत्पादन होता है। जैसे ज़मीन है तो अगर ज़मीन नहीं होगी तो हम उत्पादन नहीं कर पाएंगे, तो ज़मीन उत्पादन का साधन हो जाएगी। उसी तरीके से पूंजी है, अब पूंजी नहीं होगी तो हम बीज कैसे खरीदेंगे, तो पूंजी भी क्या है, ये उत्पादन का ही साधन है। इसी तरह श्रम भी है, अगर सब कुछ है, ज़मीन है और हमारे पास पूंजी भी है, लेकिन अगर श्रमिक नहीं है तो कैसे खेत में कोई काम किया जाएगा। तो इस तरह से उत्पादन के जो साधन होते हैं उसमें ज़मीन, पूंजी और श्रम आ जाता है। फिर उत्पादन के यंत्र भी होते हैं जिसमें ज्ञान, विज्ञान, प्रौद्योगिकी सारी चीज़ें हैं और इसी आधार पर ट्रैक्टर वगैरह सबका विकास होता है। तो ये एक उत्पादन के यंत्र भी हो जाते हैं। इससे एक आधार संरचना बनती है समाज की, बेस स्ट्रक्चर है। और ये सिंधु सभ्यता से, यानी जब से इंसान पैदा हुआ इस धरती पर, आप देखेंगे तो एक आधार संरचना जो बेस स्ट्रक्चर जो है वो आपको मिलेगा। यानी इसके आधार पर उत्पादन के साधन हम देखें सिंधु सभ्यता में कैसे थे तो हम देखेंगे ज़मीन, पूंजी, श्रम की क्या स्थिति थी। उत्पादन के यंत्र उस समय में देखें तो एक आधार संरचना के आधार पर हम देखेंगे तो फिर सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, ये जो आधी संरचना है, सुपर स्ट्रक्चर है, ये आधार संरचना के ऊपर ही होता है। जैसे हमारा सर का ये बाल है तो ये कहीं ना कहीं सर के ऊपर है, एक तरह से स्किन के ऊपर है टिका हुआ। अगर स्किन में कोई परिवर्तन हो जाएगा तो बाल पर भी उसका असर पड़ेगा। तो कहने का मतलब है कि एक आधार संरचना है और ये जो बेस स्ट्रक्चर होता है इसी आधार पर ये आधी संरचना जो सुपर स्ट्रक्चर है इसमें बदलाव आता है। अगर ये आधार संरचना बदलेगी, उत्पादन के साधन बदलेंगे, उत्पादन के यंत्र बदलेंगे, तो सीधी सी बात है कि फिर आधी संरचना में, सुपर स्ट्रक्चर में बदलाव हो जाएगा, जिसमें कि सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, कानूनी, जो भी हम पक्ष समझ सकते हैं उसका स्वरूप वैसा ही दिखाई पड़ेगा जैसा कि यहाँ स्वरूप होगा, क्योंकि इसी की अभिव्यक्ति यहाँ पे दिखाई पड़ेगी। ये कार्ल मार्क्स ने बताने की
मतलब ये कोशिश की है कि आधार संरचना में अगर कोई परिवर्तन होगा तो अधिसंरचना में भी परिवर्तन हो जाएगा, यानी समाज के अंदर सामाजिक संबंधों में परिवर्तन दिखाई पड़ने लगेगा, राजनीतिक विचारधारा उसी के अनुरूप दिखाई पड़ने लगेगी, धार्मिक विचारधारा भी वैसे ही हो जाएगी। इसी तरीके से देखें कि सांस्कृतिक विचारधारा भी वैसे ही होगी। आज अगर हम देखें, अगर जितनी जैसे जैसे ज्ञान विज्ञान का विकास हो रहा है, टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, उसी तरीके धार्मिक विचारधारा सहिष्णुता की तरफ बढ़ती जा रही है, लोग सहयोग कर रहे हैं। तो आज के दौर में आप देखें बहुत सारे ऐसे शहर हैं जहां दुनिया के बहुत सारे लोग, जैसे पेरिस है, वाशिंगटन है, न्यूयॉर्क है, बड़े बड़े शहर हैं, वहाँ हर विभिन्न देशों से उद्योगपति आते हैं, लोग जाते हैं, तो वहाँ एक समन्वित संस्कृति का विकास हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे ही आधार संरचना बेस स्ट्रक्चर जो कि अर्थव्यवस्था से संबंधित एक आर्थिक ढांचे से जुड़ा हुआ है, क्योंकि उत्पादन के साधन भी तो आर्थिक ढांचे को ही इस्टेब्लिश करेगा, उत्पादन के यंत्र भी आर्थिक ढांचे से हैं, तो ये आधार जो संरचना बेस स्ट्रक्चर है इसको हम आर्थिक ढांचा भी कह सकते हैं। तो इसमें अगर कहीं भी परिवर्तन होगा समय के साथ, जब भी इतिहास से अध्ययन करें, देखें कहाँ कहाँ ये आधार संरचना में परिवर्तन हुआ है बेस स्ट्रक्चर में, तो ऐतिहासिक कालखंड में देखेंगे उस संस्कृति के अंदर जो है सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक ये विचारधारा भी उसी के अनुकूल विकसित हुई होगी। और अगर इसमें परिवर्तन होगा कभी तो फिर इसमें भी क्या होगा, परिवर्तन हो जाएगा। अब मौर्य काल के अंदर जो भी उत्पादन के साधन थे उसी आधार पर वहाँ पे सामाजिक संरचना भी देखने को मिलेगी। तो इस तरह से हम तुलनात्मक इतिहास का जो विकास है, उन्होंने हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म जो है उनका ऐतिहासिक जो भौतिकवाद है वो यही है कि उन्होंने आधार संरचना और अधिसंरचना सुपर स्ट्रक्चर के आधार पर समाज के इतिहास यानी सामाजिक विकास जो हुआ है उसका एक ऐतिहासिक जो है वो विवरण पेश किया है। इतिहास के संदर्भ उन्होंने शुरू से लेकर के आज तक जो है वो उसकी एक व्याख्या करने की कोशिश की है, वो आर्थिक आधार पर उन्होंने किया है। तो इस तरह से हम देख लेते हैं। इसी तरीके से उत्पादन के संबंध भी होते हैं, जैसे स्वामी है, पराधीन है, जमींदार, किसान है, पूंजीपति, कामगार हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कार्ल मार्क्स ने जो है वो अपने आधार पर ही नहीं, अपनी चिंतन प्रक्रिया के आधार पर जो दो सिद्धांत दिए हैं, एक दार्शनिक आधार है, उसमें अगर थोड़ी बहुत कमी भी रही तो फिर भी उसका कहीं ना कहीं चिंतन प्रक्रिया में एक लाभ मिलता है। फिर उन्होंने हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म दिया, ऐतिहासिक भौतिकवाद दिया, उसके आधार पर उन्होंने आर्थिक व्याख्या प्रस्तुत किया है। आधार संरचना और सुपर स्ट्रक्चर अधिसंरचना के आधार पर उन्होंने सामाजिक विकास को, सामाजिक परिवर्तन को स्पष्ट करने की कोशिश किया है। तो ये विचारधारा थी, आपके सामने रखी है, कहीं ना कहीं इससे आपको मदद मिलेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।